हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने बहुत बेहतरीन सीरीज में स्वागत है। वही सीरीज जिसका नाम एकलव्य सीरीज है। ये खास सीरीज क्लास 12 के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। जितने भी बच्चे हमारे क्लास 12 में हैं, चाहे यूपी, चाहे सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, अगर उनके स्कूल में एनसीईआरटी किताब पढ़ाई जाती हो तो वो इस सीरीज में एकदम आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। मेनली ये सीरीज आपकी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए चलाई जा रही है और इस सीरीज में आपका कंप्लीट बायोलॉजी विद इन 60 डेज में कराया जा रहा है। और करीब करीब हमारा जो सिलेबस है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसके पीछे आप लोगों का 4 चैप्टर कंप्लीट करवाया जा चुका है, तो आप लोग बायो का 4 चैप्टर का आनंद ले सकते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का होने वाला है भैया लेक्चर नंबर 3। अगर इस चैप्टर की बात करें जो हम अभी करंट में चला रहे हैं, और हमारे चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो आप लोग एक काम करिएगा, अगर आपका पहला दिन है आज हमारे इस लेक्चर में, तो बहुत ज्यादा तो परेशान होने की बात है नहीं, लेकिन फिर भी परेशान होने की बात तो है ही है। क्यों? क्योंकि भैया हमारा बोर्ड एग्जाम दिन ब दिन पास आता चला जा रहा है, और अगर अब हम लोग सीरियस नहीं होंगे तो फिर सीरियस होने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उसी सीरियसनेस को देखते हुए हमने भी आपका ये चैप्टर स्टार्ट किया है, बल्कि ये कहें कि आपका कंप्लीट सीरीज स्टार्ट किया है। तो एक तो आप लोग अगर पहली बार जुड़े हैं तो आप खुद तो इसका आनंद लीजिए ही, क्योंकि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी सीरीज चलाई जा रही है। दूसरा चीज, आपके जितने भी यार मित्र हो उनको आप शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सीरीज का बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर सके। सीरीज में आधे से ज्यादा बात हम लिखवाते चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बोलते चल रहे हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम पढ़ाने में ले जाएं, क्योंकि लिखवाने से तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन आपको लिखने पे ही नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग ये कोशिश करिएगा कि इस पूरे सीरीज के लिए, जो कि हम स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, कि आप एक स्पेशल कॉपी बनाइए, उसमें लिखते चलिए। अगर आप हमारे वही पुराने बच्चे हैं जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसमें हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे सबसे पहला आर्टिफिशियल प्लाज्मिड क्या होता है। देखिए, बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड में शॉर्ट में आता है या लॉन्ग में आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय PBR 322। वही PBR 322 जिसे हम लोग आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो कौन सा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसे हम लोग कहते हैं PBR 322। आपके लिए अगर हो सकेगा तो एनसीईआरटी पे इसकी फोटो हम पेस्ट करवाएंगे। क्यों? जिससे आप देख सकें कि बात किसकी हो रही है। जो हमारा ये एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो प्लाज्मिड है, ये असल में है क्या। देखिए, प्लाज्मिड हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता था। इसके पास एक तो इसका सेल्फ वाला क्रोमोसोम होता था, दूसरा इसके पास एक प्लाज्मिड होता था। ये वही प्लाज्मिड होता था जो वेक्टर का काम करता था, जिससे हम लोग रिकॉम्बिनेंट बनाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि जब भी हमें रिकॉम्बिनेंट बनाना होता था तो हमें इसको खोजना पड़ता था कि इकोलाई कहाँ है। पहले तो इकोलाई मिले फिर तो काम हो। ये समस्या हमें बार बार देखने को मिलती थी। इसी समस्या को हम लोग, इसका सोल्यूशन, इसका समाधान निकालने के लिए हम लोग ले आए एक आर्टिफिशियली प्लाज्मिड जिसका नाम था PBR 322, PBR 322। अच्छा, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, कैसे नाम पड़ा, क्या है, आइए इसके इतिहास को हम लोग खंगाल डालते हैं। ठीक, तो देखिए, ये तो हमारा वही हमने कहा कि जब हमें जरूरत पड़ी किसी प्लाज्मिड की रिकॉम्बिनेंट बनाने को, तो पहले हम इकोलाई खोजते थे। अब हमने अपने घर में बना लिया, मैन मेड बना लिया, आर्टिफिशियली प्लाज्मिड बना लिया, जिससे हमारा बहुत सारा फायदा है। पहला फायदा क्या है, देखिए, PBR 322 का मतलब क्या है, पहले ये लिख लीजिए। तो आपका जो P है, P का मतलब है प्लाज्मिड, दूसरा B और R, ये B और R आपके जो दोनों हैं, ये साइंटिस्ट जी के नेम है जिसने इनकी खोज की थी। तो B वाले साइंटिस्ट का नाम है भैया बॉलिवर, और
आर वाले साइंटिस्ट जी का नाम होता है रॉड्रीगुइज। क्या नाम है सर इनका? थोड़ा सा नाम कठिन है, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा नाम कठिन है, ध्यान से आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा। पहले हैं हमारे सर बॉलिवर, दूसरे हैं सर रॉड्रीगुइज, जिन दोनों के मदद से इस एक प्लाज्मिड को बनाया गया था। और 322 आपका जो है ये है नंबर ऑफ प्लाज्मिड। सर इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्लाज्मिड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्लाज्मिड का मतलब ये है 321 बार ये इस सफलता को करने में असफल रहे। 322वें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस सफलता पे विजय पाई थी। यही आपका 322वीं बार सफल होने पे इन्होंने इसका नाम रखा 322, जो आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। अच्छा फिर क्या है सर? फिर इसमें क्या चीज है? हमारा जो प्लाज्मिड होता है उसको हमने लास्ट लेक्चर में बता दिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, कितने दिन में काम करता है, क्या क्या करता है, सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की हैं। आप लोग लास्ट लेक्चर देखिए, उससे लास्ट लेक्चर देखिए, 100% आपका डिस्कस्ड टॉपिक में सब कुछ है। इसमें प्लाज्मिड में मेनली कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में आपका एक फिगर दिया गया है, कुछ ऐसे प्लाज्मिड को बनाया गया है। प्लाज्मिड में होता क्या है? मेनली प्लाज्मिड का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन। जैसे फोटोकॉपी मशीन फोटो करती है, फोटो बनाती है, वैसे ही हमारा जो प्लाज्मिड होता है वो प्लाज्मिड क्या काम करता है? प्लाज्मिड हमारा जो होता है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की अलग अलग जगह फोटो बनाता है। अच्छा, जैसे फोटोकॉपी मशीन स्टार्ट करने के लिए उसमें बटन दी गई होती है, वैसे इस प्लाज्मिड को काम करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ORI साइट की, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये तो आपको पता ही है। दूसरा चीज क्या है भैया? इसमें जो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ते हैं उसको ऐसे ही कहीं नहीं जोड़ सकते, उसको जोड़ने के लिए कुछ खास जगह दिए गए होते हैं। तो वैसे इसमें भी हमारे कुछ सिलेक्टेबल मार्कर दिए होते हैं। सिलेक्टेबल मतलब वो जगह जहां पे हमारा एंटी रेजिस्टेंट जीन लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमने जीन को निकाला, इस जीन के टुकड़े को हमने बाहर कर लिया, अब हमें इसको ले आके इसमें लगाना है, तो हम लोग एक खास जगह पे लगाएंगे जो हमें बताया जाता है कि आप इसमें लगाइए। तो इतनी दूर से इतनी दूर में ही हम इसको लगा सकते हैं, इस पूरे गोले में, या इस साइड चाहे तो इसमें इतने से इतना लगा लें। अच्छा, इसमें भी कहाँ लगाएंगे? तो इसमें दो स्पेसिफिक जगह दिए होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग साइट। क्या कहते हैं? क्लोनिंग साइट। इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर से, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नामक कैंची से काट देंगे इतनी दूर से इतनी दूर, और यहाँ पे लाके ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग कुछ इस प्रकार से लगा देते हैं। यही तो काम है हमारे प्लाज्मिड का। तो इस पॉइंट को, मतलब अगर हम बात करें ए से लेके बी तक, ये ए से लेके बी तक हमारा ये है सिलेक्टेबल मार्कर, जो हमने यहां से इसको मान लीजिए दोनों क्लोनिंग साइट को हम लोग नाम दे दें 1, 2, तो ये 1 और 2 क्या है? इसे हम लोग कहते हैं क्लोनिंग साइट, जहां पे हम लोग काटे हैं किसके मदद से? इसको हमने कट किया, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मदद से, जो कैंची बनी है इसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इससे काट लिया, काट के हमने इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या चीज है? इसका नाम है जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमारे मतलब की, हमारे इंटरेस्ट की वो जीन जिससे हम फायदा उठा सकते हैं। यही तो है, और इसमें कुछ है नहीं, इसको हमने इसके काम में कर दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए भैया, उसके बाद क्या है? फिर एनसीईआरटी की हमारी जो किताब है वो कहती है कि इसमें क्या क्या चीजें दी गई है। देखिए इसमें क्या क्या चीजें असल में दी गई हैं, इसका काम क्या है, ये तो हमने आपको समझा दिया कि असल में प्लाज्मिड का रोल क्या है। अब देखिए, अब इसमें जो जो चीजें दी गई हैं, आइए उसको हम पढ़ लेते हैं। तो आप अपने सामने किताब को रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो हमने कहा ये सिलेक्टेबल मार्कर है, इसमें दो तरफ हमारा सिलेक्टेबल मार्कर एनसीईआरटी में दिया गया है। एक तरफ लिखा है, एक साइड का नाम है AMPR और दूसरे साइड का नाम है TETR। इसका मतलब होता है, AMP का मतलब होता है एम्पीसिलिन, R का मतलब होता है रेजिस्टेंट,
और ये है क्या, ये है एक प्रकार की जीन, तो पूरा नाम होगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। दूसरा टीईटी का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है टेट्रासाइक्लिन, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंट, है क्या जीन, इसका मतलब होगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अगर हम किसी एक ऐसे जीन के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके लगाएंगे जो पहले से ही हर बीमारियों पे विजय पा चुका है, रेजिस्टेंसी उसके अंदर है, तो हमारा जीन कमजोर होते हुए भी ऑटोमेटिक रेजिस्टेंट में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई मुजरिम जो होता है, अगर वो निर्दोष है, जैसे किसी व्यक्ति को फंसा दिया गया है, तो वो कोर्ट में जाता है तो कहता है जज साहब हमें 2-4 ठो पुलिस वाले दे दीजिए, नहीं तो हमारे दुश्मन हमको निपटा देंगे। तो उसको, वो कमजोर है लेकिन उसे पुलिस मिल गई, मजबूत हो गया, उसके दुश्मन उसका कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इस सिलेक्टेबल मार्कर के अंदर, मतलब ए और से बी के अंदर ये जितना मटेरियल है जो एएमपी है, और सी से डी के अंदर जो टीआर लगा है, ये एम्पा मतलब रेजिस्टेंट जीन का काम करेंगे, जिससे उस इसमें लगने वाले किसी भी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, हमने बताया था कि इसमें क्लोनिंग साइट होता है, भी पीछे 2 क्लोनिंग साइट का नाम दिया है, कह रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के तरफ आपका लगा हुआ है, एक तो लगा हुआ है PVU फर्स्ट क्लोनिंग साइट, दूसरा लगा हुआ है PST फर्स्ट क्लोनिंग साइट। इन्हीं दोनों क्लोनिंग साइट पे इन दोनों को मॉलिक्यूलर सीजर आके काट देंगे, तब इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्लिनिक प्लस शैम्पू में आपका एक साइड ऐसे 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 बन के कैंची बना होता है कि इसको यहीं से फाड़िए, वहीं से फाड़ेंगे तो आराम से फट जाएगा, वही कंडीशन इसमें भी है। अच्छा, दूसरा चीज क्या है सर, दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपका इसमें टीईटी के तरफ क्या लिखा है, टीईटी के पास भी इसका 2 क्लोनिंग साइट है, इधर भी तो लग सकता है। अच्छा, इसमें पहले का नाम है BAMH1, BAMH1, दूसरे का नाम है SALS1, SAL1, SALS1। BAMH1 SALS1 पे कई बार क्वेश्चन आए हैं कि असल में है क्या, प्लाज्मिड है, वेक्टर है, होस्ट है, क्लोनिंग साइट है, बता दो क्लोनिंग साइट है, बता दो क्लोनिंग साइट है, पूरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद में भैया क्या होता है क्लोनिंग साइट, ये क्या है, बार बार क्लोनिंग साइट इसको लिख ही देते हैं, ये और ये दोनों आपस में क्या है, क्लोनिंग साइट है, जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके इसे काटेगा। अच्छा, क्लोनिंग साइट को ही हम लोग रेस्ट्रिक्टिंग साइट के नाम से भी जानते हैं। पेपर में अगर कभी इस जगह पे रेस्ट्रिक्टिंग साइट आ जाए तो घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, जान लीजिएगा क्लोनिंग साइट की बात हो रही है। इसी को हम लोग रिकॉग्नाइजेशन साइट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, इसमें भी कंफ्यूज ना होइएगा। रिकॉग्नाइजेशन साइट कहे, रेस्ट्रिक्टिंग साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट, सारी चीजें एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगह बगल में आपका लिखा हुआ है ORI साइट, तो ORI मतलब वही बटनिया है जो इनको ऑन करिएगा जब आप, कि कैसे फोटोकॉपी मशीन ऑन होगी, तो ORI साइट मतलब इस पूरे प्लाज्मिड को कंट्रोल करने वाला ये बटन है। एक जगह उसी में आपका कहीं किनारे लिखा हुआ है रोप, क्या लिखा हुआ है भैया, फिगर में ही लिखा हुआ है रोप, ROP। रोप का मतलब क्या होता है, रोप का मतलब होता है ये एक प्रकार की आपकी जीन है, क्या है भैया, ये भी एक प्रकार की जीन है जो एक बहुत जरूरी प्रोटीन बनाती है। बनाती क्या है, ये इसेंशियल प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अच्छा, ये प्रोटीन क्या करेगा, ये प्रोटीन जब कोई भी रेप्लिकेशन इसमें होने लगेगा इन दोनों जगह पे, तो रेप्लिकेशन कराने में मदद करता है, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये इसका काम है। पूरा का पूरा आर्टिफिशियल प्लाज्मिड का टॉपिक 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी पूछे आप हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। यहां तक हमने देख लिया, कोई दिक्कत अगर इसमें होगा तो आप कमेंट में हमको तुरंत बताइएगा, पूरा समाधान देंगे, फर्जी बात नहीं करते, जो पढ़ाते हैं पूरे जिम्मेदारी से पढ़ाते हैं। अच्छा, दूसरा चीज इसको आप नोट करिए, तो हम ये करके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर भैया देखिए,
एनसीईआरटी बात करती है कि कुछ हमें ऐसे वेक्टर की जरूरत होती है जो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी बना दे, जिससे हमें अलग अलग जगह पे मतलब एक ही पेड़ में अलग अलग डीएनए बना दे, जिससे बहुत सारा फायदा हो। या किसी एक पेड़ की वैरायटी बहुत अच्छी है, उसी तरह से हमें 100 पेड़ बनाना है, तो उसके बीज में, उसके सीड में, जैसे आम आपका एक बहुत अच्छा दशहरी आम है, आप चाहते हैं कि उसका हम बिया ले जाके दूसरी जगह लगा दे, एक और आम पैदा हो जाए, तो हम इस वाले आम के सीड में ऐसा कुछ कर दें कि ये उससे भी अच्छा हो। इस टॉपिक में वही बताया जाता है कि किसी भी वेक्टर का किसी भी जीन से क्लोन कैसे करवाते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर। अच्छा देखिए, इसमें अगर प्लांट की बात करें तो दुनिया के जितने भी प्लांट हैं, अगर उसके अंदर हमें जीन क्लोनिंग करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मेनली यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। इसका नाम क्या है? मेनली यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। क्या नाम है इसका भैया? मेनली यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। पहली बात तो इस बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, ये बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है, ये याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? इसकी खास बात यह है कि ये पेड़ों के अंदर जाती थी, उनके रूट्स में, ये रूट्स ऑफ प्लांट में चली जाती थी और पेड़ों के जड़ में जाके उन्हीं जड़ों में भैया ये एक प्रकार से बना देती थी मोटे मोटे नोट्स। क्या बनाती थी? मोटे मोटे नोट्स। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक पेड़ है, ठीक? अच्छा, इसकी ये जड़ें हैं, इन जड़ों में ये बैक्टीरिया चला जाता था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, और इनके जड़ों में मोटे मोटे नोट्स बना देता था, जैसे आपने गांव में महुआ हुआ के पेड़ में देखा होगा। अच्छा, इसको करता क्यों था? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास इसका एक खास जीन पाया जाता है, और वो जीन क्या काम करता है? इस जीन का नाम होता है टीडीएनए। क्या नाम है? टीडीएनए। अच्छा, इसमें टी का मतलब होता है ट्यूमर। टी का मतलब क्या होता है? ट्यूमर। ट्यूमर का काम क्या होता है? ट्यूमर में कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जो अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करते हैं। अच्छा, अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो क्या काम होगा? अनकंट्रोल ग्रोथ करवा के ये क्या करता था? अनकंट्रोल ग्रोथ करवा के अपने लिए खाना बनवाता था। कहने का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया इतना कलेकार था कि पेड़ के जड़ में जाके अपना यही वाला जो इसका जीन है, यही वाला जीन उनके जड़ में डाल देता था। अब जब इसके जड़ में चला गया तो इसमें जो एक सेल था, किसी एक सेल में डाल दिया प्लांट के, अब वो एक सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगा, क्योंकि पहले ट्यूमर होता है, यही ट्यूमर बाद में कैंसर बन जाता है। कैंसर में क्या होता है? बॉडी का जो सेल है वो मरता कभी नहीं, अनकंट्रोल ग्रोथ करता चला जाता है और पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये पेड़ भी यही करता था, इन पेड़ों के अंदर चला जाए, किसी एक सेल में अपना ही टीडीएनए डाल दे, उस डीएनए में ट्यूमर करा। अब ट्यूमर करवा दिया तो क्या हुआ? ट्यूमर करवा दिया तो पूरी जिंदगी खुद बैठ के खाया, जितने सेल थे वो इसके लिए खाना बनाते थे, खाता था, तो बहुत कलेकार टाइप का बैक्टीरिया था। तो इसका काम क्या था? अनकंट्रोल ग्रोथ करके अपने लिए पूरे फूड का व्यवस्था कर लेता था। अच्छा, हम लोग इससे भी ज्यादा कलेकार हैं। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही इसका जो टीडीएनए का ट्यूमर फैलाने वाला है, ट्यूमर जो ट्यूमर फैलाता था, इसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या किया? इसके इस प्रॉपर्टी को इसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसके इस प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, इसके इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिलीट कर दिया या हम लोगों ने स्टॉप कर दिया, और बाकी इसका जो अनकंट्रोल ग्रोथ करने वाला काम है उसको हमने रख लिया। कहने का मतलब ये है कि किसी एक प्लांट के सेल में जाके उसमें बहुत तेज सेल का ग्रोथ करवाता था, जिससे वो उनको दिक्कत होती थी, और सेल जब अपने लिए खाना बनाते थे तो उन्हीं सेलों का खाना ये बैक्टीरिया खुद खा के जिंदा रहता था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए दूसरी चीज, ये क्या हुआ?
हम लोगों ने इसका भाई ये ट्यूमर फैला देता था, पेड़ को बर्बाद करता था। हम लोगों ने इसका ट्यूमर फैलाने वाले प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया, खत्म करके डिलीट कर दिया। अब बचा सिर्फ इसका अनकंट्रोल ग्रोथ करने वाली प्रॉपर्टी। उसी अनकंट्रोल ग्रोथ की हमें जरूरत है। क्यों? इसमें तो हमारा प्लाज्मिड भी नहीं लग रहा है, हमको वैसे ही एक फ्री वेक्टर मिल गया जो हर सेल में अपना ग्रोथ करके अपनी जीन दे देगा। यही हमने किया और इससे अलग अलग सेल में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने पहुंचा दिया था। यही इसका पूरा प्रॉपर्टी है। तो इससे हमने क्या किया, इसके इस मतलब ट्यूमर वाले प्रॉपर्टी को डिलीट करके हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अपने मन से अलग अलग प्लांट्स में पहुंचा दिया था इस बैक्टीरिया के यूज से। इसका बहुत अच्छा काम यही पूरा पेपर में पूछता है, तो हमने आपको एक एक स्टेप समझा दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। अच्छा, दूसरा चीज इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसको मिटा के आगे चलते हैं। फिर देखिए भैया, फिर ये तो हो गई बात प्लांट की। अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस को यूज करते हैं फोटोकॉपी करने के लिए, मतलब जो काम हो फोटोकॉपी कहिए या कहिए जीन की क्लोनिंग करने के लिए। तो जो काम वहां पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफाइसिल नामक बैक्टीरिया कर रहा था, हम लोग प्लांट के केस में, हम लोग एनिमल के केस में रेट्रोवायरस का यूज करते थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस पे बन जाता है। अगला हमारा टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट। इसका मतलब होता है किसी होस्ट के अंदर, होस्ट मतलब चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इनके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट, जो हमने रिकॉम्बिनेंट को बना लिया है, उसको रिकॉम्बिनेंट को कैसे इंसर्ट करें, कैसे डालें या इंसर्ट करें। अच्छा, आइए देखते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पहला चीज कह रहा है, अगर हम बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में हम लोग यूज करते हैं हीट शॉक मेथड का। पहला नाम याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैक्टीरिया में किस मेथड का यूज करते हैं? हीट शॉक मेथड का। इसमें होता क्या है? इसमें कुछ नहीं होता। हम लोग क्या किए, हम लोग ले लिए एक इकोलाई बैक्टीरिया, ये बीकर था, बीकर में हमने ले लिया एक इकोलाई बैक्टीरिया। अच्छा, इस इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर मान लीजिए हमने रिकॉम्बिनेंट बना लिया है, जिसके अंदर डालना है हमें रिकॉम्बिनेंट। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इस बैक्टीरिया को लेंगे, ले आएंगे, एक दूसरे बीकर में रखेंगे इस बैक्टीरिया को, और इसी बैक्टीरिया को क्या करेंगे, हम लोग इसी बैक्टीरिया में भैया क्या करना शुरू कर देंगे, इसको हीट शॉक प्रोसेस देंगे। कैसे? हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बैक्टीरिया को दे देंगे हीट शॉक प्रोसेस। हीट शॉक में पहले हम क्या करेंगे, इस बैक्टीरिया को जब हम इसमें ले जा रहे थे, तो एक बार हम इसको 47 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देंगे एक बार, और दूसरी बार क्या करेंगे, हम लोग माइनस टेम्परेचर में, मतलब ये मान के चलिए कि करीब मान के चलिए कि -5 डिग्री सेल्सियस। ये कोई एक्यूरेट नहीं है, बस हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा हाथ है, इसको एक बार हम ठंडी में डालें आग में, एक बार बर्फ में, फिर आग में, फिर बर्फ में, फिर आग में, फिर बर्फ में। आग कितनी हो, 47 डिग्री सेल्सियस की, बर्फ कितनी भी हो सकती है, ठंडी कितनी भी। तो क्या होगा, हमारे हाथ का चमड़ा धीरे धीरे गलने लगेगा, कमजोर होगा, वैसे इसकी बॉडी भी जगह जगह फट जाती है। अब जब फट गई तो हमारे पास जुगाड़ तो था ही, हमने ऊपर लिया माइक्रो इंजेक्शन हम लोग लेके आए, इसमें हमने अपना रिकॉम्बिनेंट को भर दिया था, ला के इसके अंदर हमने रिकॉम्बिनेंट को डाल दिया, यही हमारा प्रोसेस हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी पूछता है कि इस रिकॉम्बिनेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें हमारा ये रिकॉम्बिनेंट है तो इस रिकॉम्बिनेंट के साथ हम लोग कैल्शियम आयन को भी डाल देंगे। क्या करेंगे, कैल्शियम आयन को भी डाल देंगे। ये रिकॉम्बिनेंट है, कैल्शियम आयन है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बहुत छोटा होता है, कहीं हमारा पूरा का पूरा जो उसका लिक्विड है इंजेक्शन में वो चला जाए और रिकॉम्बिनेंट ना जा पाए, तो इसीलिए कैल्शियम आयन उसे खींच के इकोलाई के अंदर ले जाता है। तो दो क्वेश्चन बनेगा। बैक्टीरिया में यूज होता है हीट शॉक मेथड, गर्मी दी जाती है 47 डिग्री की, ठंडक का कोई पता नहीं है, आप ठंडक आप लोग अपने हिसाब से कह सकते हैं। किससे डालेंगे, माइक्रो इंजेक्शन से। कैसे डालेंगे, कैल्शियम आयन के साथ रिकॉम्बिनेंट को मिला के। दूसरा, अगर इसी को हम लोग एनिमल में डालना हो, एनिमल में,
तो ऊपर तो हमने बता दिया एनिमल में हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस का, लेकिन एनिमल में भी हम लोग जब डालेंगे तो उसमें भी हमारा माइक्रो इंजेक्शन रहता है। तो किसके यूज से डालते हैं? माइक्रो इंजेक्शन से। और किस जीव को यूज करते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं रेट्रोवायरस से। अच्छा, तीसरा अगर हम बात करें प्लांट में, तो प्लांट में तो जो ऊपर हमने कहा रेट्रोवायरस और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस, उन दोनों को तो हम लोग एक मतलब कैसे कहते थे? हम लोग कहते थे कि किस बैक्टीरिया के यूज से हमने कॉपी बनाया। यहाँ हम प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर डाल रहे हैं उस जीन को, उस रिकॉम्बिनेंट को, तो एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन से डालेंगे। जैसे इसमें माइक्रो इंजेक्शन से डाले पर इसमें हीट शॉक दिए, एनिमल में कोई शॉक वॉक देने की जरूरत नहीं, सीधे माइक्रो इंजेक्शन से चला जाएगा। अच्छा, प्लांट में हम लोग यूज करते हैं जीन, या इसी को हम लोग क्या करते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं बायोलिस्टिक गन। जीन गन या बायोलिस्टिक गन के मदद से हम लोग प्लांट सेल के अंदर डाल देते हैं। अच्छा, हम करेंगे क्या? देखिए, हमारी आर्ट जो है वो थोड़ी हैवी है, आप लोग जानते हैं, कई बार हम बता चुके हैं आपको। तो आर्ट तो हमारी बहुत अच्छी थी फिलहाल पहले, लेकिन अब हम आर्ट और बनाना छोड़ दिए। ये है हमारी बंदूक। अच्छा, बंदूक सर जी आपकी आर्ट देख के हम लोग खुश हो गए, बहुत अच्छी बात, हम भी खुश हो जाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ले आए अपने रिकॉम्बिनेंट को, फिर रिकॉम्बिनेंट के बाद हमने ले लिया प्लांट सेल को किसी बीकर में, किसी बड़े से बीकर में हमने ले लिया प्लांट सेल को। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इस साइड से करेंगे फायर, इस साइड से करेंगे इस गन से फायर, और इतना तेज इसका फायर होगा भैया कि ऑटोमेटिक इन सेल की दीवार को छेद करके ये जो रिकॉम्बिनेंट है, ये रिकॉम्बिनेंट ऑटोमेटिक इस प्लांट सेल के अंदर घुस जाएगा। यही इसका प्रोसेस होता है जो एनसीईआरटी कहती है। बस जैसे ऊपर बैक्टीरिया में हमने इस रिकॉम्बिनेंट के साथ कैल्शियम आयन लिया था, वैसे प्लांट सेल के केस में इसके रिकॉम्बिनेंट के साथ हम लोग गोल्ड या टंगस्टन आयन का यूज करते हैं। तो चाहे गोल्ड का आयन ले ले Ag++, और चाहे टंगस्टन का आयन ले ले W++, तो इसका यूज करते हैं। भूलिएगा मत, नहीं तो टंगस्टन पे बहुत क्वेश्चन आया है, फंस जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको तो हम पढ़ ही लिया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर भैया चैप्टर हमारा बिल्कुल लास्ट पे चल रहा है। लास्ट में हमको बिल्कुल अंतिम टॉपिक हमारा है, जिसका नाम होता है आपका क्या? प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, ये क्या है? इसमें हम लोग पूरा शुरू से लेके अंत तक एक बार फिर से एनसीईआरटी हमारी पूरी पढ़ाती है। टोटल इसके 7 प्रोसेस होते हैं। कह रहा है इसमें हमें पूरा फोटोकॉपी मतलब डीएनए के रेप्लिकेशन से लेके, जो हमने एक बार पढ़ लिया है, फिर इसमें नए तरीके से पढ़ेंगे, फोटोकॉपी से लेके जीन को इंसर्ट करने तक, जो कि अभी हमने पीछे किया तुरंत अभी, रिकॉम्बिनेंट को अंदर इंसर्ट कर दिया, पूरा इसके अंदर हमको पढ़ना होता है। बीच में इसके 7 पड़ाव या 7 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आपका होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आप देखिए ध्यान से सुनिए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए क्या होता है? इसमें सिर्फ हम यही पहला पढ़ेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में हम इसके अन्य टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो हमारी लेंथी होती चली जा रही है। देखिए, कह रहा है एनसीईआरटी, कोई भी हमारा सेल, चाहे बैक्टीरिया का सेल हो सकता है, चाहे फंगी का सेल होगा, चाहे प्लांट होगा या एनिमल होगा, कोई भी सेल है, ठीक सर, ठीक, कोई सेल है। तो कह रहा है चाहे एनिमल का सेल है या चाहे हमारा बैक्टीरिया का सेल है। 2 सेल को एनसीईआरटी एक में बताता है, तीसरा बताता है अगर प्लांट का सेल हो, या चौथा अगर फंगी का सेल हो। तो इनमें 4 सेल के बारे में एनसीईआरटी बात कर रहा है। अब देखिए,
अगर ये सेल है तो इसके अंदर होगा भैया क्रोमैटिन मटेरियल डीएनए। उसी डीएनए को हम लोगों को निकाल के उसी के ऊपर लगा होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। उसी जीन ऑफ इंटरेस्ट से हमें क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट को बनाना है। तो सबसे पहले हमें इसके दीवार को तोड़ना पड़ेगा। अरे भाई ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद तो यहाँ क्रोमैटिन मटेरियल है, तो इस क्रोमैटिनवा को निकालना है तो पहले इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, तब तो ये बाहर आएगा। वही चीज ये टॉपिकिया कह रहा है कि आखिर ये होगा कैसे। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ करना वरना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या करना, अगर एनिमल सेल है या बैक्टीरिया का सेल है तो इसके दीवार को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत लगेगी जिसका नाम है लाइसोजाइम। बस यही डाल दो, टूट जाएगा। हम लोग लाइसोजाइम एंजाइम का यूज कर लेंगे। अगर प्लांट है तो हम लोग यूज करेंगे सेलुलेज का। अब सेलुलोज ना बोल दीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। जहां ओ लगाते हैं वहां ए रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर फंगी है तो हम लोग यूज करेंगे काइटिनेज का। किसका? काइटिनेज एंजाइम का। तो तीनों एंजाइम का पहली चीज तो नाम याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आता है यार, इसमें कुछ है नहीं। दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज क्या है, ये हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग वॉल को ब्रेक कर लेंगे। सेल वॉल को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसीलिए इसका यूज है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद में हम जब सेल वॉल को ब्रेक कर लिए तो अगर हम किसी बीकर में इसको ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पूरा डीएनए हमें मिल जाएगा। लेकिन क्या उसमें सिर्फ डीएनए ही रहेगा? नहीं बाबू नहीं। क्या क्या रहेगा उसमें? डीएनए रहेगा, उसी में आरएनए रहेगा, उसी में प्रोटीन रहेगा, क्योंकि डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। अब काम हमें सिर्फ डीएनए का है तो हम आरएनए को क्या करेंगे, हम लोग आरएनए को राइबोन्यूक्लियेज नामक एक एंजाइम इसके ऊपर डाल देंगे तो ये बिल्कुल डाइजेस्ट होके खत्म हो जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद में हम लोग प्रोटीन को क्या करेंगे, प्रोटीन को प्रोटीनियेज डाल देंगे। क्या डाल देंगे भैया? प्रोटीन के ऊपर हम लोग प्रोटीएज एंजाइम डाल देंगे। ये एंजाइम इसको खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। जहां लास्ट में एज लग जाए, एएसई, एएसई का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो हम लोग राइबोन्यूक्लियेज मतलब आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए को गलाने के लिए डाल देंगे राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन को गलाने के लिए प्रोटीएज, दोनों खत्म। हमें सीधा सीधा इस पूरे बीकर वाले सोल्यूशन में क्या मिल गया, एक बार हम इसको अलग करेंगे, इसको छान छून के क्या करेंगे, यहां हमारा डीएनए हमको मिल गया। अब इस डीएनए पे हमारा कहीं लगा होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर डीएनए आपका ऐसे होता है तो इसी डीएनए पे जगह जगह आपका जीन लगा होता है। अब जिस जीन का हमें काम है वो वाला छोटा सा टुकड़ा हम लोग काट के निकाल लेंगे, तभी तो इसको हम ऐसे बनाते हैं हर जगह। भाई हम कैसे बनाते हैं आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही तो बनाते हैं हम आपका। ये किए, ये कर दिए। अब चाहे ऐसे बना दे और चाहे इसको ऐसे तोड़ के इसके ऊपर ऐसे जीन दिखा दे, दोनों चीज एक ही तो है। यही है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे अगर हमें तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इससे अगर हमें तोड़ना है भैया तो हम लोग क्या करेंगे, ले आएंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेकिन एनसीईआरटी कहती है अभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे ना चलिए, यहाँ पे जो आपने प्योर डीएनए निकाला है, प्योर डीएनए, क्योंकि इसके पीछे आरएनए प्रोटीन तो क्या हो गए, खत्म हो गए, डाइजेस्ट हो गए। ठीक, अच्छा, जो हमने डीएनए निकाला ये हमें दिखेगा नहीं, इसको देखने के लिए इसी में हमें मिलाना पड़ेगा एक चीज जिसका नाम होता है, जिसका नाम होता है चिल्ड एथेनॉल। क्या डालेंगे? चिल्ड एथेनॉल। अब चिल्ड एथेनॉल पे कितनी बार क्वेश्चन आया है हम आपको बता नहीं सकते, फिलहाल डालते यही है चिल्ड एथेनॉल। जैसे ही चिल्ड एथेनॉल डाल दिए वैसे आपका डीएनए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे फोटो लगा है, देख लीजिएगा, डीएनए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, डीएनए जब गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा भैया, डीएनए वाला कंडीशन, तो क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक चम्मच से निकाल लेंगे और उस चम्मच से निकालने को, अगर ये हमारा अंदर है, इस पे एथेनॉल डाले गाढ़ा हो गया तो इसे हम एक चम्मच में लेंगे और निकाल लेंगे ऊपर। तो इसे निकालने के प्रोसेस को, इससे टेक आउट करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इस पूलिंग। क्या कहते हैं? इस पूलिंग। तो पेपर में इस पूलिंग क्या है तो बता दो, डीएनए में चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद जब वो गाढ़ा हो जाता है तो इसे उस टेस्ट ट्यूब से निकालने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पूलिंग।
लिव, यहीं तक हमारा ये टॉपिक है, पहला हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम इसके और भी जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसे टफ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर समझ में आया तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय।